दलितों के मुद्दे, पिछड़ों के मुद्दे, आदिवासियों के मुद्दे, माइनॉरिटीज के मुद्दे, इस पे कोई बात ही नहीं कर रहा। आपने एक वार्षिक उत्सव प्रोग्राम होता है, आयोजन होता है, उसके अंदर एक बयान दिया, उसके बाद वो इतना ज्यादा तूल पकड़ा कि आपको उसके कुछ ही दिनों के बाद इस्तीफा देने पर आप मजबूर हो गए। आम आदमी पार्टी को पंडित कुमार विश्वास का श्राप लग गया है, ये सब चीजें उसी के बाद से हो रही हैं। बीजेपी के बहुत लोग हैं, जब पर्सनली बात करते तो कहते जी बर्बाद कर दिया देश। जिन्होंने भी न्याय की बात की वो जेल में या मर गए या वो मारा गया किसी तरीके से, किसी तरह मारा वो खुल के नहीं आता। यानी जो ऐसे बात मजाक में कही जाती है उसको सच मान सकते हैं कि कुछ फाइलें अमित शाह जी के पास अपने हर नेता की रहती है। नेचुरली वो राजनीति उस तरह की कर रहे हैं। ये बात कही जाती है बीजेपी एक वॉशिंग मशीन है, कितना ही करप्ट नेता हो वो वहाँ जाए तो धुल जाता है। देखिए भारत के लोग सब देख रहे हैं, क्रिश्चियंस को आतंकित कर रहे हैं, मुस्लिम को आतंकित कर रहे हैं, दलितों को आतंकित कर रहे हैं, पिछड़ों को आतंकित कर रहे हैं। सर, इस वक्त देश में धर्म की राजनीति ज्यादा चल रही है, जाति की? दोनों ही चल रही है। आम आदमी पार्टी किस राजनीति की ओर बढ़ रही है? सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं हैदर अली और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। पूरे देश में दिल्ली की राजनीति हॉट टॉपिक बना हुआ है। ऐसे में हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीमापुरी से 2 बार के विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री श्री राजेंद्र पाल गौतम जी। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने बिजी शेड्यूल में से हमें वक्त दिया। सवाल करते हैं सबसे पहले, दिल्ली की राजनीति में मनीष सिसोदिया जी इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा में है। आम आदमी पार्टी, बीजेपी एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। मनीष सिसोदिया जी की गिरफ्तारी को आप किस तरह से लेते हैं? देखिए, आज केंद्र के अंदर जो सरकार है वो बेसिकली एक दलीय संसदीय प्रणाली बनाना चाहती है भारत में। वो विपक्ष मुक्त भारत बनाना चाहती है और उन्होंने पूरे देश के अंदर विपक्ष के लोगों के खिलाफ देश की जितनी भी जांच एजेंसियां हैं, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे ईडी हो या और दूसरी जांच एजेंसियां, यानी आपके कहने का मतलब है जितनी जांच एजेंसी है, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, उनका दुरुपयोग कर रही है। निश्चित तौर पर उनका दुरुपयोग कर रही है और केवल विपक्ष के खिलाफ इनका इस्तेमाल किया जाता है विपक्ष को खत्म करने के लिए। उसी कड़ी में आम आदमी पार्टी के भी हमारे कुछ लीडर्स को गिरफ्तार किया। एक ही कारण है और कोई कारण नहीं है, कोई भ्रष्टाचार का खेल नहीं है। क्योंकि अगर भ्रष्टाचार किया होता और इतनी जांचें उनकी कर ली, उनके घर पे छापा डाल दिया, उनके गद्दे तकिए सब देख लिए, उनके गांव में जाके देख लिया, उनके सारे अकाउंट देख लिए, बैंक लॉकर देख लिए, कहीं कोई पैसा बराबर नहीं हुआ। जब यही बेसिकली दे वांट टू मेलाइन द रेपुटेशन ऑफ आम आदमी पार्टी एज वेल एज एंटायर अपोजिशन पॉलिटिकल लीडर्स। आप कह रहे हैं वो आम आदमी पार्टी की रेपुटेशन गिराना चाहते हैं। जब यही सवाल बीजेपी के किसी नेता से पूछा जाता है, हालांकि कल की अगर मैं आपको बताऊं, बीजेपी के गोंडा से विधायक अजय मावर से मैंने बातचीत की, मैंने उनसे यही सवाल करा कि तमाम लॉकर्स, उनके गांव की जमीन, उनके घर पे आवास पर छापा सीबीआई ने मारा, उन्हें कुछ नहीं मिला, तो सीबीआई क्या सबूत पेश करेगी कोर्ट में? तो बीजेपी का ये कहना है कि अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी कौन होती है कि उन्हें सीबीआई सबूत दे, वो तो कोर्ट में पेशी करेगी। वो इस तरह के बयान दे रही है। साथ में ये कह रही है कि मनीष सिसोदिया के कई हेडसेट बदले, उनके अधिकारियों ने कई फोन्स बदले। इस पर आप क्या जवाब देंगे? फोन तो सब बदलते रहते हैं, कौन सी बात है? तो एक महीने में कितने फोन लगभग चेंज करते होंगे? जैसे कहा है कि कई ज्यादा फोन चेंज। इट डिपेंड्स पर्सन, वो उनके कह रहे हैं ना। अच्छा, कहने से क्या होगा, नंबर तो उनके पुराने ही चल रहे हैं। चलिए फिर मनीष सिसोदिया जी का एकदम नया नया सिलसिला है। सत्येंद्र जैन इतने महीनों से जेल में बंद हैं, उनके ऊपर क्या कार्यवाही चल रही है? अभी तक आम आदमी पार्टी का क्या स्टैंड चल रहा है कि वो उनको डिफेंड करें या फिर वो बाहर जल्द से जल्द? देखिए, कोर्ट में मैटर है और कोर्ट में हमारे लोग लड़ रहे हैं। ओके। और हम ही नहीं, बाकी भी जो अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो लोग भी लड़ रही हैं। जिस तरह केंद्र की सरकार एक के बाद एक इसी तरह लोगों को नोटिस इशू करवाती है जांच एजेंसियों के माध्यम से, और उसके बाद उस नेता पर दबाव बनाती है बीजेपी ज्वाइन करने के लिए या बीजेपी की मदद करने के लिए। जो नेता उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं उनकी जांचें सब बंद हो जाती हैं। नारायण राणे उसकी जांच की और गिरफ्तार होने वाले थे, बीजेपी में गए। बीजेपी एक ऐसी वॉशिंग मशीन है कि वो सब तरह की मैल को सबको धो देती है। तो वो गए, जांच बंद। शुभेंदु अधिकारी, मुकुल रॉय, ये तृणमूल कांग्रेस के लीडर थे, इनके खिलाफ जांच शुरू हुई शारदा चिटफंड घोटाले में।
उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की, उनकी जांचें बंद हुई। तो फिर इसी तरह महाराष्ट्र के जो आज के मुख्यमंत्री हैं वो और उनके कई सारे नेताओं के खिलाफ जांच शुरू की, उन पे दबाव बनाया, उन्होंने फिर बीजेपी उसको अपनी पार्टी को छोड़ के शिवसेना को उनके साथ मिलकर सरकार बना ली। अब वो झांसी जांचें सारी बंद। ये बात कही जाती है बीजेपी एक वॉशिंग मशीन है, कितना ही करप्ट नेता हो वो वहां जाए तो धुल जाता है। देखिए, भारत के लोग सब देख रहे हैं। ओके। और भारत के लोग समय आने पे भारतीय जनता पार्टी को जवाब जरूर देंगे, लेकिन जो लोग देश के संविधान में और देश की कानून व्यवस्था में भरोसा करते हैं जी, वो लोग निश्चित तौर पर इस तरह की घटनाओं से बेहद आहत हैं। जिस तरह भारत में प्रजातंत्र खत्म किया जा रहा है, संविधान को खत्म किया जा रहा है, और एक तरफा एक धर्म विशेष के लोगों के खिलाफ और दलितों के खिलाफ जिस तरह का माहौल बनाया गया है, ये भारत को तोड़ने वाला, भारत को कमजोर करने वाला है। और जो एक आतंकित किया जा रहा है पूरे समाज को, क्रिश्चियंस को ये आतंकित कर रहे हैं, मुस्लिम को आतंकित कर रहे हैं, दलितों को आतंकित कर रहे हैं, पिछड़ों को आतंकित कर रहे हैं। सर आप तो ये जो आतंकित का मतलब जो टेररिस्ट एक्टिविटीज का जो एक्ट बना है वो बेसिकली आतंक पैदा करने वाली भाषण या उसकी हरकतें, उसके ऊपर वो लागू होता है। तो एक तरीके से देखा जाए तो जो लोग आतंक फैला रहे हैं आजकल वो कौन है? वो उसी पार्टी से जुड़े जिनकी केंद्र में सरकार है। तो ऐसे लोगों के खिलाफ तो आतंकवादी गतिविधियों में देशद्रोह के कानून में मुकदमे दर्ज होने चाहिए। आप कह रहे हैं जो लोग जातीय धर्म के नाम पर उन्माद कर रहे हैं, नफरत पैदा कर किसी रहे हैं, विशेष धर्म को, मजहब को, समाज को इसमें टारगेट किया जा रहा है, आतंकी किया जा रहा है। आपने दलित का भी जिक्र करा, आप खुद भी एक दलित समाज से आते हैं। सर इस वक्त देश का दलित, या फिर मैं बात करूं दिल्ली की, हम बात कर रहे हैं, दिल्ली का दलित इस वक्त किस तरफ स्टैंड कर रहा है? क्योंकि आप एक पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं, आपने एक वार्षिक उत्सव प्रोग्राम होता है, आयोजन होता है, उसके अंदर एक बयान दिया, उसके बाद वो इतना ज्यादा तूल पकड़ा कि आपको उसके कुछ ही दिनों के बाद इस्तीफा देने पर आप मजबूर हो गए। सबसे पहले उसकी बात करते हैं, क्या वो कार्यक्रम था, पहले उसके बारे में आप बता दीजिए। देखिए, 14 अक्टूबर 1956 को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने अपने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। उसके बाद से हर साल दीक्षा दिवस मनाया जाता है, पूरे दुनिया के अंदर मनाया जाता है, जिसमें डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के अनुयायी और बौद्ध धर्म के अनुयायी वो बौद्ध रीति से सारे अपने संस्कार करते हैं और अशोक विजयदशमी दिन दीक्षा दिवस को सेलिब्रेट करते हैं। उसमें 22 प्रतिज्ञाएं दोहराई जाती हैं। यही 22 प्रतिज्ञाएं उस दिन 5 अक्टूबर 2022 को डॉक्टर अम्बेडकर भवन, रानी झांसी रोड पे दोहराई गई थी। और हमने भी वो 22 प्रतिज्ञाएं दोहराई थी, क्योंकि हमने उस दिन बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। और जब भी कोई बौद्ध धर्म की दीक्षा लेता है कोई भी, तो वो ये 22 प्रतिज्ञाएं दोहराता है, अगर वो हिंदू है। अगर हिंदू नहीं है, किसी और धर्म का अगर दीक्षा लेता है बौद्ध धर्म की, तो शुरू की 3-4 प्रतिज्ञाएं छोड़ के बाकी सारी प्रतिज्ञाएं वो भी दोहराता है। अलग अलग धर्म के अकॉर्डिंग है प्रतिज्ञाओं का है। जी हाँ, जी मैंने ऊपर की 3-4 जो प्रतिज्ञाएं वो पर्टिकुलर रिलीजन के कन्वर्ट करने वाले लोग। आपने जो प्रतिज्ञा पढ़ी वो एक लिखी हुई प्रतिज्ञा थी, आपने उसे रिपीट ही करा? यानी वो रिपीट ही किया। उसी प्रतिज्ञा 22 प्रतिज्ञाओं को भारत सरकार के सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय ने ऑलरेडी वॉल्यूम 14 के अंदर और हिंदी का वॉल्यूम 41 के अंदर वो छपा है। तो फिर ऐसे भारत सरकार के मंत्री के द्वारा छपा है। और दूसरा, उसी दिन सेम डे नागपुर की दीक्षा भूमि में भी दीक्षा का प्रोग्राम हुआ, जिसमें भारत सरकार के 2 मंत्री नितिन गडकरी जी और रामदास अठावले जी भी मौजूद थे, और वहां के डिप्टी सीएम फडणवीस जी भी मौजूद थे। फडणवीस जी का उस दिन का भाषण है वहां का। उन्होंने भी ये कहा कि 22 प्रतिज्ञाएं और पंचशील से बाबा साहेब ने दीक्षा ली थी, और भारत को अगर बड़ा राष्ट्र बनना, मजबूत होना है, तो वही पंचशील और 22 प्रतिज्ञाओं के रास्ते से ये मजबूत होंगे। तो आपने जो बात कही थी, कोई अलग बात नहीं कही थी, उसमें कोई विवादित बयान नहीं था, तो इस्तीफा देने पर आप क्यों मजबूर हुए? इसलिए हुआ कि मेरे सामने स्थिति ऐसी पैदा हो गई कि एक तरफ जो मेरे समाज पे जुल्म अत्याचार हो रहे हैं, उत्पीड़न हो रहे हैं, हमारे लोगों का हक छीना जा रहा है, एक तरफ उनकी लड़ाई लड़नी है, और दूसरी तरफ मंत्री बने रहे। मुझे 2 में से एक रास्ता चुनना था। तो आप मंत्री बनने रहते हुए भी ज्यादा अच्छे से काम कर सकते नहीं, मंत्री बने रहते तो फिर मुझे ये बाबा साहेब ने जो अपने नेताओं से, जिनको रिजर्वेशन से उन्होंने एमपी एमएलए और मंत्री बनाया, उनसे जो उम्मीद की थी कि समाज की लड़ाई को वो लोग लड़ेंगे, समाज की आवाज को वो लोग उठाएंगे, मुझे वो आवाज उठाना, उस मुद्दे पे काम करना, दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक, इनके लिए काम करना, ये मुझे महत्वपूर्ण नजर आया। तो अगर मेरे पास विकल्प ही है कि या तो मैं मंत्री रह के केवल सरकार का काम करूं, या फिर मैं इन सारे वर्गों की लड़ाई को लड़ूं, तो मुझे लगा कि इन वर्गों की लड़ाई को लड़ना जरूरी है, इसलिए मैंने रिजाइन कर दिया। सर ये रिजाइन का वक्त जब ही क्यों आया जब इस बात पर बवाल बढ़ा? आप ये पहले या बाद में भी तो हो सकता था, ठीक उसी पॉइंट पर कैसे? इसलिए कि आप नॉर्मली कोई भी फैसला ले लें, वो लोगों को नजर में नहीं जाता। दलितों के मुद्दे, पिछड़ों के मुद्दे, आदिवासियों के मुद्दे, माइनॉरिटीज के मुद्दे, इस पे कोई बात ही नहीं कर रहा।
उस पर मैं पहले से बात करूं, लेकिन तब वो इतना उस पर लोग ध्यान नहीं दे रहे। लेकिन जब मैंने इस वक्त स्टैंड लिया तो भारत ने नहीं, पूरी दुनिया के लोगों ने उसको सुना समझा और 22 प्रतिज्ञाएं भी पूरी दुनिया तक सर पहुंची। हाल फिलहाल में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य जी रामचरित्र मानस पर उन्होंने बात कही, उन्होंने कुछ चौपाइयों को हटाने पर बात कही। उनसे सर, पहले चंद्रशेखर राय जी जो एजुकेशन मिनिस्टर है बिहार के, उन्होंने कही। कुल मिलाकर उनके बाद फिर ये बातें कही सर, उस स्वामी प्रसाद मौर्य को कोई इस्तीफा नहीं देना पड़ा, बल्कि उनका समर्थन खुले तौर पर अखिलेश यादव ने भी करा, उनकी सराहना। उनकी पार्टी के नेता समझदार हैं। लेकिन आप की इस तरह इस्तीफा देना, तो ये ऐसा लगता नहीं आपको प्रत्येक से अत्याचार हुआ जब कोई चीज गलत नहीं बोली गई? देखिए, न्याय के लिए किसी को तो लड़ना पड़ेगा, और न्याय की बात करने की हिम्मत भी सब में नहीं होती। जिनमें हिम्मत है वो साथ खड़े हैं, जिनमें हिम्मत नहीं है न्याय की बात की करने की, वो साथ नहीं खड़े होंगे। तो आप अपनी पार्टी के खिलाफ ये बात कह रहे हैं? मैं किस तरह से नहीं, मेरे साथ तो पूरे देश खड़ा है ना। अच्छा, पूरे देश के लोग खड़े हैं मेरे साथ। अगर इस वक्त बाबा साहब होते हमारे बीच, तो वो इसी बात को अगर कहते, तो आपको लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी है कोई कहने देता या इस पर बवाल ना होता? देखिए, जो मैंने किया, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर निश्चित तौर पर, क्योंकि वो हमेशा न्याय के लिए लड़े हैं, कभी वो किसी के सामने झुके नहीं है। उन्होंने भी कानून मंत्री के पद से त्यागपत्र दिया था उस वक्त 1951 में, जब वो हिंदू महिलाओं के हक अधिकार के लिए हिंदू कोड बिल लेकर आए, जिसमें वो हिंदू महिलाओं को विधवा होने के बाद दूसरी शादी का अधिकार देना चाहते थे। अगर पति जालिम और क्रूर है तो उसको तलाक का हक देना चाहते थे। अगर पत्नी बच्चों को और पत्नी को पति छोड़ दे तो उसको गुजारा भत्ता लेने का हक देना चाहते थे, और पिता पति की संपत्ति में हक देना चाहते थे। जब पूरी संसद उसके खिलाफ हो गई तो उन लोगों के, उन महिलाओं के हक अधिकार के लिए उन्होंने उस वक्त कानून मंत्री के पद से त्यागपत्र दिया था। सर, इस वक्त देश में धर्म की राजनीति ज्यादा चल रही है जाति की? दोनों ही चल रही है। आम आदमी पार्टी किस राजनीति की ओर बढ़ रही है? ये तो आप पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से सवाल पूछिएगा। सर, आप भी उस पार्टी के एक सम्मानीय विधायक हैं, लोगों ने, जनता ने आपको चुना है, आपका भी कोई स्टैंड होगा इस पर? नहीं, ऐसा है, उसके ऊपर स्टैंड पीएससी लेती है। ओके। और पीएससी को लेना ही चाहिए। मैंने बोला है, मैंने कहा दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक, इन सब, चूंकि सबको मिला के राष्ट्र बनता है और देश में सबका अधिकार है, देश सबका है, किसी एक जाति धर्म का नहीं है। तो किसी भी पार्टी को अगर देश में आगे बढ़ना है तो सभी जाति धर्म के लोगों के हक अधिकार की बात को करना पड़ेगा, उनके हक अधिकार के लिए लड़ना पड़ेगा। सर, आप दलितों की बात कर रहे हैं, मैं दलित वर्ड बोल रहा हूँ सर, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं? क्योंकि अक्सर हम देखते हैं, हम दलित वर्ड बोल देते हैं तो थोड़ी दिक्कत हो जाती है, या कुछ और वर्ड में बोलना सूटेबल रहेगा सर? देखिए, आप उपेक्षित वर्ग कह सकते हैं, प्रताड़ित वर्ग कह सकते हैं, शोषक वर्ग कह सकते हैं। एससी पे अगर मैं बात करूं, आप एससी समाज की बात कर रहे हैं, मैं अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग, तीनों की बात कर रहा हूं, क्योंकि तीनों वर्ग शूद्र में आते हैं। मनुस्मृति के हिसाब से, वेदों के हिसाब से भारत 4 वर्ण में बटा है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ठीक है, शूद्रों की संख्या भारत में 88% है। ओके, मैं 88% की बात कर रहा हूँ। जो इन प्रताड़ित वर्ग को आरक्षण मिल रहा है, आप उसके समर्थन में हैं या नहीं? बिल्कुल समर्थन में है, क्योंकि हजारों साल तक उनका छिना है। 3500 साल तक उनके पढ़ने लिखने पर धार्मिक बंदिश थी, उनके संपत्ति रखने पर, व्यापार करने पर धार्मिक बंदिश थी, इसलिए वो सारे वर्ग पिछड़ गए। तो सर, आज के वक्त में अगर उन्हें आरक्षण मिल रहा है तो आज भी काफी आरक्षण, सच बताऊं तो उनको आरक्षण कुछ नहीं मिलता, धोखा हो रहा है। ओके। देश में अगर 100 पद हैं, 100 में से अभी भी 70 पद पे तो कब्जा देश के 12% लोगों का है, आरक्षण तो उनका है। देश में जहां अरबों खरबों रुपए का चढ़ावा चढ़ता है जिन धार्मिक स्थलों पर, उन पे कब्जा उन्हीं का है। अगर मैं सर धार्मिक देश में सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय पर उनका कब्जा है। देश की जो कैबिनेट, जो सेक्रेटरी और बाकी सेक्रेटरीज हैं, सेक्रेटरीट है, जो पूरे देश की पॉलिसी बनाती है, लागू करती है, उस पर कब्जा उनका है। सारा का सारा आरक्षण उनका हुआ पड़ा है। कहाँ, ये तो सब झूठ है। कहाँ है आरक्षण? नौकरियां हैं कहाँ? सब प्राइवेटाइज हो गया, सब ठेकेदारी प्रथा में चला गया। तो इसके पीछे ये धोखा हो गया है। तो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट, IIM, IIT, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, लॉ कॉलेज, जो भारत सरकार ने भारत के फंड से, जनता के पैसे से बनाए, उनकी फीस लाखों रुपए में कर दी। तो आम आदमी तो बेचारा पढ़ ही नहीं पाएगा। SC, ST, OBC, माइनॉरिटी तो छोड़िए, जनरल कैटेगरी का भी 80% लोग उस पढ़ाई का खर्च उठाने में सक्षम नहीं है जितनी उन्होंने महंगी कर दी है। एक तरीके से शिक्षा उन्होंने फिर से छीन ली है। सर,
दोबारा लौट के राजनीति एक ऐसा मुद्दा है कि उससे चाहे कितना दूर जाएं, लेकिन जाया नहीं जाता, वापस लौट कर आना ही पड़ता है। मनीष सिसोदिया जी की गिरफ्तारी पर कई विपक्षी दलों ने एक पत्र लिखा था। उस पत्र लिखने के बाद बीजेपी ने दोबारा पकड़ लिया। उन्होंने आरोप लगाया सब करप्ट पार्टी हैं, एक साथ हो गई, सब एक साथ कर्नाटक में अपने हाथ ऊपर करके जनता के सामने गठबंधन दिखा रही हैं। सीबीआई ने राबड़ी देवी जी के घर पर आवास पर छापा मारा। क्या आपको लगता है ये दिल्ली के मामले में उनका समर्थन के कारण सीबीआई का छापा है? देखिए, बीजेपी मैंने पहले ही कहा विपक्ष को खत्म करना चाहती है। बिना वजह पूरे विपक्ष को परेशान कर रही है, जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। विपक्ष के लोगों पे छापे लगते हैं, बीजेपी के लोगों पे छापे क्यों नहीं लगते? मैं तो पिछले 8 साल में एक ही छापा देखा बीजेपी का, एक कर्नाटक का एक केस है सिर्फ, वो भी बाई चांस जो वहां के जो लोकायुक्त है उनके पास जो कंप्लेंट आई उसके आधार पर लोकायुक्त ने अपनी पुलिस भेजी है, तो हो पाया, शायद नहीं तो वो भी नहीं होता। यानी ये बात सबके सामने निकल के नहीं आती, सवाल ही नहीं उठता। और कहां ये पूरे देश के अंदर दबा दी जाती है, जहां जहां इस तरह की सूचनाएं मिलती हैं वो सब दब जाती हैं। जहां बीजेपी वालों को घर में पैसा मिला उसकी वीडियो जाइए, सब दबा दी, कोई मीडिया नहीं चलाता। जहां 20,000 करोड़ का जो ड्रग्स मिला है अडानी के, उस पर बताओ कौन से न्यूज चैनल ने चलाया? सर आप 20,000 करोड़ का ड्रग्स उनके पोर्ट पे मिला और वो कोई न्यूज ही नहीं थी किसी मीडिया चैनल के लिए। अडानी दो मुस्लिम युवक जिंदा जला दिए, बताइए किस चैनल पे डिबेट हुई है? बाकी मुद्दे पे तो वो कई दिन तक डिबेट चलाते हैं। हिंडनबर्ग की अभी हाल फिलहाल में रिपोर्ट आई, उसके बाद एलआईसी का लगातार शेयर गिरना, करोड़ों रुपए का निवेशकों का पैसा बर्बाद होना, ये मीडिया इस चीज को नहीं दिखा रही। लेकिन इससे अपोजिशन पार्टी, आम आदमी पार्टी हो, तमाम अन्य पार्टी हो, वो जनता को अभी तक एक करने में, उन्हें जागरूक करने में पीछे क्यों है? देखिए, ऐसा नहीं है कि विपक्ष जागरूक नहीं हो रहा है और बात नहीं कर रहा है, ये मुद्दे नहीं उठा रहा है। प्रॉब्लम ये है कि पूरे केंद्र सरकार ने सारा मीडिया को कब्जे में कर रखा है। मेन स्ट्रीम मीडिया तो पूरा आज गुलाम बन गया उनका। क्या उनको ये सारी खबरें दिख नहीं रही? चला कहां रहे वो? ये तो सोशल मीडिया, भलाओ सोशल मीडिया का, जिसके माध्यम से लोगों तक ये मुद्दे पहुंच पा रहे हैं। सर अगर मैं थोड़ा इसमें पनीवी में आऊं, कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को पंडित कुमार विश्वास का श्राप लग गया है, ये सब चीजें उसी के बाद से हो रही हैं। चाहे सत्येंद्र जैन, पंडित कुमार विश्वास बहुत जातिवादी व्यक्ति है और ऐसे लोगों को देश के लोग देख रहे हैं। ऐसे लोग बिल्कुल अब उनको नकार दिया लोगों ने। आप बार बार देश का जिक्र कर रहे हैं, देश के आप कह रहे हैं कि तमाम विपक्षी पार्टी जनता को जागरूक कर रही है। हाल फिलहाल में उत्तर प्रदेश का चुनाव बड़े पैमाने पर, जिसे आप कह रहे हैं प्रताड़ित वर्ग वो है भी, ऐसे में उन्होंने बड़े पैमाने पर वोट दिया बीजेपी को। क्या वो इस बात को नहीं जान रहे उनके साथ शोषण हो रहा है? देखिए, ऐसा है, उन्होंने सबसे बड़ी देश में दुर्भाग्य देश के लोगों का क्या है कि देश जब आजाद हो रहा था, संविधान सभा में जब इस मुद्दे पर चर्चा हुई कि अब हम देश आजाद हो रहा है, हमें अपनी सरकार चुनिए, वोट का अधिकार किसको मिलना चाहिए, तो संविधान सभा के ज्यादातर सदस्य केवल इनकम टैक्स पेई को, ग्रेजुएट को और बड़े पूंजीपतियों को वोट का अधिकार देना चाहते थे, जमींदारों को। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने सोचा, जब हिंदू धर्म शास्त्रों में लिखकर देश के 90% लोगों के पढ़ने लिखने पर धार्मिक बंदिश लगाई गई, व्यापार करने पर धार्मिक बंदिश लगाई गई, उनके संपत्ति रखने पर धार्मिक बंदिश लगाई गई, तो कैसे वो इनकम टैक्स पेई बनते, कैसे वो ग्रेजुएट होते, कैसे वो जमींदार बनते? इसका मतलब देश के लोगों को ये वोट का अधिकार देना नहीं चाहते, तो कुछ ही लोगों तक सीमित रखना चाहते हैं। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पूरी संविधान सभा के सामने अड़ गए। उन्होंने अपनी बुद्धि, विवेक, काबिलियत से, अपने तर्क से पूरी संविधान सभा को इस बात को मानने के लिए मजबूर किया कि वोट का अधिकार देश में रहने वाले सभी लोगों को समान रूप से मिलना चाहिए, और वो दिलवाया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली देश के लोगों ने अपने उस वोट के अधिकार की वैल्यू को समझा नहीं। 10-5 किलो अनाज में 1-2 हजार रुपए में वो अपनी वोट को बेच देते हैं, शराब में अपनी वोट बेच देते हैं। उसके बाद से तो उस पर जागरूकता का काम चल रहा है, और आने वाले अब की बार का जब चुनाव होगा 2024 का, उस तक आते आते आपको बहुत बड़ा अंतर नजर आएगा। और वो वर्ग जो 10-5 किलो अनाज में, शराब की बोतल में 2-4 हजार में अपनी वोट बेच देता था, हो सकता है अभी भी बेचेगा, लेकिन उसके बेचने की संख्या कम हो जाएगी, और हो सकता है वो इसी स्थिति तक आ जाए कि बीजेपी फिर से बहुमत ना बना पाए। आप आम आदमी पार्टी में दलित राजनीति का क्या भविष्य देखते हैं? मुझे तो ये लगता है, सारी राजनीतिक पार्टी की बात करूं मैं, क्यों आम आदमी पार्टी की बात करूं? सारी राजनीतिक पार्टियां दलितों के, पिछड़ों के, आदिवासियों के मुद्दों पर जो राजनीतिक पार्टियां चुप्पी साधेंगी, वहां उन पार्टियों का हश्र बुरा होना है। यानी अगर आम आदमी पार्टी चुप रहेगी तो आप उसके भी खिलाफ जाएंगे?
मैं पहले अपने समाज के साथ हूं भाई। यानी आप अपने समाज के साथ हैं। आम अगर आदमी मेरे पार्टी- घर वाले गलत रास्ते पे चलेंगे तो मैं अपने घर वालों का भी विरोध करूंगा, इसमें कौन सी बात है। यानी आप ईमानदारी अपने से घर को अपने सुधारना समाज है, के साथ खड़े अपने रहेंगे। घर को सुधारना है तो अपने घर में भी आपको न्याय की बात करनी पड़ेगी। 2024 की अगर हम बात करते हैं, राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है, इससे उनकी इमेज पर क्या असर पड़ा है? क्या कांग्रेस मजबूत हुई है? नहीं, मुद्दा ठीक है। भारत जोड़ो यात्रा जिस तरह पूरे देश में नफरत का माहौल है, उसमें उसकी जरूरत है, लेकिन वहां अंदर जो जातिवाद है वहां पे भी तो उनको भी तो उस पर काम करना पड़ेगा। सबसे ज्यादा जाति की घटनाएं, जाति उत्पीड़न की घटनाएं राजस्थान में हो रही है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, उस पर राहुल जी चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? लोग सब देख रहे हैं। ठीक है, भारत को जोड़ने की जरूरत है, उसमें सब लोग मिलकर एकजुट होकर चलें। सारी पॉलिटिकल पार्टी भारत को एकजुट करने के लिए और भारत में नफरत का वातावरण खत्म करने के लिए एकजुट हों, इकट्ठा होकर काम करें। लेकिन अगर मान लो मेरी सरकार है, मेरी सरकार में मेरे लोग उत्पीड़न हो, तो क्या मुझे चुप रहना चाहिए? बोलना चाहिए मुझे? राहुल जी को बोलना चाहिए क्यों क्यों राजस्थान के अंदर दलितों के साथ उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ रही हैं। तो यानी वो अपने मामले में, यानी अपना जो उनका स्टेट, होम नहीं, स्टेट है, हमें वहां पर वो देखो, चुप है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, ये पिक एंड चूज नहीं चलेगा। अब लोग बेवकूफ नहीं, अंधे नहीं है, गूंगे बहरे नहीं है। मैं अगर आम आदमी पार्टी में हूं और मेरे समाज के ऊपर उत्पीड़न जुल्म होता रहे और मैं अगर चुप रहूं तो लोग मुझे भी नकार देंगे, ना केवल मेरी पार्टी को, मुझे भी नकार देंगे। जनता को काम चाहिए, जनता को न्याय के लिए आवाज उठाने वाले नेताओं की जरूरत है। कोई किसी भी पार्टी में हो, उसको न्याय की बात करनी पड़ेगी। ये सीबीआई के छापे, ये तमाम मुद्दे, क्या आपको लगता है बीजेपी ने 2024 की तैयारी शुरू कर दी है? वो तो पहले से ही कर रहे हैं। तो पिछला चुनाव भी 2024 तो, पिछला चुनाव भी कौन सा वो जीत पाते अगर ईमानदारी का चुनाव होता तो। यानी कुल मिला के बाद जनता पर आ गई, यानी जनता को लुभाने में या फिर जनता को अब ये समझना चाहिए, जितने मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल हैं ये बीजेपी के प्रवक्ता हैं। इनको इन सारे टीवी चैनल को देखना बंद कर देना चाहिए, केवल सोशल मीडिया को देखना चाहिए। न्यू मीडिया की आप बात कर रहे हैं। 2024 में भाजपा के सामने जो गठबंधन इस बार बनने वाला है, क्या आम आदमी पार्टी उसमें शामिल होना चाहिए या नहीं? देखिए, जो फैसला मैं नहीं ले सकता, नहीं, उसमें आप मेरे से मैं सवाल करेंगे आपको, तो मैं फायदा आपके नहीं है। एक व्यू मांगना चाह रहा हूं, आप क्या सोचते हैं? देखिए, जैसे आप, देखिए, जब तक विपक्ष एकजुट नहीं क्योंकि होगा, आप समाज की बात कर रहे हैं, फिर मैं आपको अगर समाज- विपक्ष एकजुट नहीं होगा तो आने वाले समय में भी बीजेपी को हराना संभव नहीं हो पाएगा। सर, जैसे कि आपने कहा बीजेपी एक दलीय प्रणाली चाहती है, वो किसी के साथ चलना नहीं चाहती, तो आम आदमी पार्टी भी तो यही चीज चाह रही है, वो भी तो सिर्फ अकेले ही आगे बढ़ना चाह रही है। अकेला तो कोई नहीं बढ़ पाएगा, अभी तो ऐसे हालात नहीं है। यानी मुख्यमंत्री जी की गलतफहमी है। नहीं नहीं, मुख्यमंत्री, आपको कैसे पता है कि वो अकेला चलना चाह रहे हैं? तो समय बताएगा, अभी तय होगा, अभी तो पीएससी की मीटिंग होगी, उसमें तय करेंगे, पार्टी तय करेगी कि आगे क्या, कैसे आगे बढ़ना है। मुझे, लेकिन मेरा स्पष्ट मत है, अभी वो स्थिति नहीं है कि कोई अकेला कोई पार्टी बीजेपी को हराने की स्थिति में हो। विपक्ष को एकजुट होना ही पड़ेगा अगर उन्हें भारत को अपमानित होने से बचाना है, अगर भारत के संविधान को बचाना है, अगर भारत की डेमोक्रेसी को बचाना है, तो रास्ता एक है, और वो रास्ता है कि पूरे विपक्ष को एकजुट होकर न्याय की बात करनी पड़ेगी और बीजेपी को हराने के लिए। और वो इसलिए हराने के लिए क्योंकि बीजेपी देश के सारे संसाधनों को बेच रही है, बीजेपी झूठ बोल के सत्ता में आई है, बीजेपी जाति धर्म के नाम पे नफरत पैदा कर रही है, बीजेपी काला धन वापस लाने की बात करती थी, आज चुप है, काला धन वापस नहीं आया बल्कि 1.5 गुना और बढ़ गया। 2 करोड़ रोजगार हर साल देने की बात की थी, रोजगार देने की बात तो दूर है, रोजगार छिन गए। नोटबंदी लाई, नोटबंदी का एक भी फायदा नहीं गिना पाई, नुकसान, हजारों नुकसान लोग खुद गिना रहे हैं। तो बीजेपी जिन मुद्दों पे सत्ता में आई थी, सारे झूठ साबित हुए, कोई काम बीजेपी ने आज तक जनता के हित में नहीं किया। आम आदमी पार्टी जब बनी थी तो कई ऐसे नेता थे, जैसे मैं आपको उसके अगर नाम रिमाइंड कराऊं, योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, कुमार विश्वास, उनके जाने के बाद क्या आपको लगता है, अगर मैं इसमें एक नाम लूं, योगेंद्र यादव, उन्होंने कभी भी कोई बयान आम आदमी पार्टी या अरविंद केजरीवाल के डायरेक्ट खिलाफ नहीं बोला, उन्होंने हर चीज को डिफेंड में बोला, तो आपको ऐसा लगता है आम आदमी पार्टी को नुकसान हुआ योगेंद्र यादव जी के जाने से? ये सवाल आप वहां पूछिएगा। सर, आप एक पार्टी के क्योंकि मेंबर मैं तो पार्टी में बहुत लेट स्टेज पे जुड़ा हूँ। मैं तो पार्टी में 2014 नवंबर में जुड़ा हूँ। 1 साल के बाद फिर आपने ठीक है। विधानसभा का चुनाव लड़ा। 2 महीने बाद टिकट मिला और 3-4 महीने बाद ही विधायक बन गए थे। तो पीछे 48,000 का मुझे के बहुत चलिए ज्यादा नहीं आपके मालूम। मैं विधान सिर्फ इतना कह सकता हूँ, ये जो एजुकेशन पे और हेल्थ पे जिस तरह काम करना शुरू किया, वो जनता से जुड़े मुद्दे हैं, अच्छे मुद्दे हैं। हमें काम की राजनीति के साथ आगे बढ़ना चाहिए और उसके साथ साथ सभी जाति वर्ग के लोगों के न्याय की बात को उठाना चाहिए। सर, आप पार्टी के तरफ से ज्यादा स्टैंड नहीं ले रहा, मैं आपसे पर्सनली ऐसी पूछता हूँ, आप कई बीजेपी नेताओं से मिलते होंगे, चाहे वो एमपी हो, एमएलए हो,
कोई ऐसा नेता तो आपको लगता होगा कि ये आपको लगता हो पार्टी में बहुत बड़े आदमी है लेकिन पार्टी में गलत है, कोई ऐसा कोई नेता? ऐसे तो सब पार्टी बहुत लोग मिल जाएंगे। तो बीजेपी में बताएं जैसे। बीजेपी के बहुत लोग हैं, जब पर्सनली बात करते तो कहते हैं जी बर्बाद कर दिया देश, अच्छा, सब कुछ बेच दिया, कुछ नहीं हो रहा, किसी की सुनवाई नहीं है, हम नाम को MP MLA और मंत्री हैं पर हमारी कोई चलती नहीं है। बहुत एक नहीं है, उनकी संख्या सैकड़ों तो में है। बीजेपी में रहने की वजह उनकी क्या? नहीं, उन्हें ये पद लगता पर है रहना कि मजबूरी उनको है? ये लगता है कि अभी तो सत्ता उनके पास है तो वहीं रहना वहाँ है, रहने का मतलब जिस दिन बीजेपी कमजोर हुई सारे छोड़ के भगेंगे। अरे सर, एक चीज बहुत देखी जाती है कि बीजेपी का कोई नेता हो वो एकदम से उसके खिलाफ नहीं बोलता, आखिर क्या वजह है? कोई अन्य पार्टी में डर। फूट जोड़ डर है उन्हें। किस चीज का? अरे उन्होंने अपने लोग कितने जेल में डाले, यानी जो डर है। जो ऑफिसर उनके गुजरात के अंदर थे, कितने ऑफिसर जेल में पड़े हैं आज भी, जिन्होंने भी न्याय की बात की वो जेल में, यानी या मर गए या वो मारा गया किसी तरीके से, किस तरह मारा वो खुल के नहीं आज तक यानी जो हमारे ऐसे जांच होगी। बात मजाक में कही जाती है उसको सच मान सकते हैं कि कुछ फाइलें अमित शाह जी के पास अपने हर नेता की रहती है। नेचुरली वो राजनीति उस तरह की कर रहे हैं, सबकी नेता अपने की भी और पढ़ाई की भी सबकी फाइलें रहते हैं। तो मेन स्ट्रीम मीडिया जो इस वक्त नहीं बोल रहा वो जब जिस दिन कोई दूसरी पार्टी सत्ता में आ जाएगी केंद्र में, फाइलें इनकी भी खुल जाएंगी उस दिन, ये कौन सी बड़ी बात है। लेकिन यह है कि ये राजनीति गलत दिशा में जा रही है। ये फाइलें किस तरह से खुलेंगी? प्रोग्रेसिव माइंड के साथ काम करना चाहिए, केवल विपक्ष को खत्म करने के लिए नहीं करना चाहिए, चाहे सत्ता में कोई भी हो। सर, किस तरह से फाइलें खुलनी चाहिए? यानी जिस तरह आज बीजेपी पर आरोप लग रहा है कि वो दुरुपयोग एजेंसियों का कर रहा है, नहीं अन्य कोई पार्टी आएगी तो वो भी इसी तरह दुरुपयोग करेंगे। माइट भी पॉसिबल, क्योंकि जिस तरह इन्होंने जो रास्ता मार्गदर्शन कर दिया ना देश के लोगों का, राजनीति कहीं इसी दिशा में चलेगी तो देश तो बर्बादी की तरफ है ही है। ये तरीका नहीं है राजनीति में, ये तरीका नहीं है कि विपक्ष को आप कुछ लो। आप जायज करो, अगर किसी ने करप्शन किया तो उसको जेल में डालो, उस पर मुकदमा दर्ज करो, उस पर कार्रवाई हो। ये कुछ लेकिन कार्रवाई के नाम पे फिर ये भी तो बताइए जितनी जांचें उनका रिजल्ट क्या आया, जितने FIR दर्ज हो रही है, ईडी करे, इनकम टैक्स करे या CBI करे, उसमें सजा का क्या परसेंटेज है बताइए। अगर आप सजा नहीं करा पा रहे तो फिर झूठे केस करना बंद करो, ये तो प्रताड़ना ही है ना, या तो सजा हो फिर। और अगर आप प्रूव नहीं कर पा रहे कोर्ट में तो फिर आपने क्या किया, फिर फर्जी केस क्यों बनाए, तो प्रताड़ना होगी ना फ्री फंड में। तो ये सारे मेरे सवालों के जवाब थे किस तरह से राजेंद्र पाल गौतम जी ने कहा। हालांकि इस पूरे बीच में उन्होंने समाज पर ज्यादा जोर दिया, जो प्रताड़ित वर्ग है, दलित हो, शूद्र हो, उन पर ज्यादा वक्त अपना सवालों के जवाब मेरे दिए। उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी से हटकर उन्होंने यहाँ तक कि ये कहा कि अगर उनकी भी पार्टी दलित समाज के खिलाफ कोई काम करती है या कुछ करती है तो अपनी पार्टी के भी खिलाफ जाएंगे, वो जनता के साथ, अपने समाज के साथ पहले जुड़े रहेंगे। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे को अपना आपने कीमती वक्त दिया। तमाम इसी तरह के कोई और मुद्दे होंगे तो हम आपको परेशान करते रहेंगे, इसी तरह आपकी राय लेते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।